अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली और टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए जिन नए इकदाम का ऐलान किया उससे स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखा गया। अपोजिशन की शदीद तनकीद का हुकूमत को सामना करना पड़ा। ऐलान के फौरन बाद स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स गिर गई, फिर 1665 पॉइंट्स नीचे बंद हुई क्योंकि 10% के इजाफी सुपर टैक्स का शहबाज शरीफ ने अचानक ऐलान कर दिया, जिसकी मार्केट्स में तवक्को नहीं थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही सालाना 30 करोड़ रुपए से ऊपर कमाने वालों के लिए 4% इजाफी टैक्स का ऐलान कर चुके थे, मगर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और फिर वजीर खजाना ने 13 सेक्टर्स के लिए टैक्स की शरह को 29% से बढ़ाकर 39% कर दिया। अचानक इस माली साल ही की कमाई पर टैक्स की शरह में 10% का इजाफा कर दिया और उसे गुर्बत कम करने के टैक्स का नाम दे दिया। अमीर से लेकर गरीब को रिलीफ देने का नाम दिया है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके को जिस रिलीफ का ऐलान किया गया था वो भी वापस ले लिया गया है। अब माहाना 50,000 से 1 लाख तक की तनख्वाह पर 2.5% टैक्स देना होगा। 1 लाख से 3 लाख रुपए की तनख्वाह पर 12% टैक्स देना होगा और इससे ऊपर के स्लैब्स पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। और हुकूमत ने अपना टैक्स टारगेट 7,000 से बढ़ाकर 7,470 अरब रुपए कर दिया है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक इन इकदाम से इन 13 सेक्टर्स यानी चीनी, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, सिगरेट, फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मशरूबात, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, एयरलाइंस, केमिकल और LNG टर्मिनल की कंपनीज के मुनाफे में 10 से 15% की कमी आएगी, क्योंकि हुकूमत ये रकम इजाफी टैक्स की मद में ले जाएगी। इन इकदाम पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सख्त तनकीद की। आपने क्या किया, 13 कंपनियों पर 10% रेट बढ़ा दिया। आपका जो इस वक्त टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो 40 से 60% हो गया है। बैंकों के ऊपर 58% है। वो कैसे वो पैसे बनाएंगे? ये महंगाई का तूफान आएगा, उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स बढ़ा देने हैं। उससे ये है कि छोटा ताजर, छोटी बिजनेसेस वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। कौन देगा 24, 25, 26% इंटरेस्ट रेट? आपकी अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। वो अफरात-ए-ज़न जो है उससे जो है डेट सर्विसिंग जो 3,900 बिलियन की बात कर रहे हैं वो 1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी। वो बहुत बड़ा होल होगा। इसका मतलब एक और बजट आएगा, IMF फोर्स करेगा इनको। मगर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आज कौमी असम्बली में इन इकदाम का दिफा किया और बताया कि मेरी कंपनी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स का इजाफी बोझ पड़ेगा। जो हमने टैक्स लगाए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाए। हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाए और उससे हम ज़्यादा पैसे लेंगे ताकि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े और हम थोड़ा बजट डेफिसिट कम कर सकें। जनाब स्पीकर, आप इस बात की मुझे क्रेडिट दें, मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया है और मैं वजीर आजम को भी क्रेडिट देता हूँ कि बिल्कुल ये बात उन्होंने अप्रूव करी है और मैं अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियाँ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स देंगी जितना देती थी उससे, और वज़ीर आज़म की कंपनियां, बेटों की कंपनियां भी देंगी। तो अगर हम और लोगों को कह रहे हैं कि टैक्स दो, तो हम खुद भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट की नैच पे ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला कहीं अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है, अब तरक्की की तरफ जाएगा। के साथ ही कल स्टेट बैंक ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए उनके मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर आ गए थे। मगर आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि चीन से 2.3 अरब डॉलर्स की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। हुकूमत के तमाम तर इक़दाम इस वक्त IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हैं, मगर क्या ये दुरुस्त इक़दाम हैं और क्या इससे मईशत संभल पाएगी? इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत और एडिटर प्रॉफिट मैगजीन खुर्रम हुसैन साहब और माहिर मईशत यूसुफ नज़र साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब, आप मुसलसल इस बात के लिए लिखते भी रहे हैं और कहते रहे हैं कि जी जो टैक्स नेट है उसको बड़ा करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, रियल इस्टेट पर टैक्स लगाएं, ट्रेडर्स पर टैक्स लगाएं, मगर आप ये भी कहते रहे कि मरात याफ्ता तबके पर भी ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। आज हुकूमत ने जो पहले से टैक्स देते हैं और अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, मगर आपको लग रहा है कि ये दुरुस्त इक़दाम है, जो हुकूमत को करना चाहिए था वही इसने किया है? देखिए, इस वक्त जो इक़दाम किया है ये तो IMF के प्रेशर में किया है, और लेकिन ये वन टाइम टैक्स है, सुपर टैक्स। और हमारा जो प्रॉफिट्स हैं इस वक्त कंपनीज के, देखिए जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनके 2021 में जो प्रॉफिट्स थे वो 47% से बढ़े थे। और जो सेक्टर्स जो हैं उसके लिहाज से जो बैंकिंग सेक्टर है और ऑयल सेक्टर है और टेक्सटाइल्स जो हैं, ये फर्टिलाइजर, ये बेसिकली मोर देन 2/3 ऑफ द प्रॉफिट्स हैं।
और ये पहले ही बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी। तो ये कहना है कि इनके पे टैक्स लगाने से जो है वो बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब ये बात गलत कह रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है बैंकिंग इंडस्ट्री का, जो सबसे बड़ा है, जो 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन है दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए कि हमारा गवर्नमेंट डेट जो है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, हमारी जो कंज्यूमर डिपॉजिट्स पे रेट्स हैं वो कम है, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये इमरजेंसी के तौर पे ये एकदम दुरुस्त है, लेकिन इनको जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है, और वो ये है कि एग्रीकल्चर जो 20% ऑफ द जीडीपी है, और रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स जो भी तकरीबन 20% हैं पूरी हमारी कौमी पैदावार का, तकरीबन ये दोनों सेक्टर मिला के 40% है हमारी जीडीपी का। उन पे टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर है। उनसे ये कहना है कि सिर्फ उनसे फिक्स टैक्स दिया जाएगा, ये मैं समझता हूँ गलत बात है। ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि सारे जो लोग हैं, सारे जो सेक्टर्स हैं, उनको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, वरना हमारा मुल्क जो है वो इसके हालात जो है सुधर नहीं पाएंगे। इस वक्त बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब गोल्ड को हटाकर, वो अभी भी चीन से जो आ जाएगा $2.3 बिलियन, उसके आने के बावजूद भी सिर्फ $6 बिलियन होंगे, जो एक महीने का भी इंपोर्ट कवर नहीं है। तो हालात जो हैं उससे मैं समझता हूं कहीं ज्यादा संगीन है जिसको जो आमतौर पे बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो फेलियर है इस मौजूदा हुकूमत का, जो डेफिसिट में इजाफा हुआ है 200 अरब रुपए के, तो ये खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए कि जो पेट्रोल की प्राइसेस इनको पहले बढ़ानी चाहिए थी, उन्होंने देर से बढ़ाई हैं। दूसरी बात यह है कि जो IMF से बात हो रही है, इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था। IMF क्या चाहता है ये कोई सीक्रेट नहीं है, IMF किस तरह से डील करता है ये कोई सीक्रेट नहीं है। तो जब ये हो रहा था कि ये नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, इनको पहले ही से, जिस तरह होता है कि एक शेडो कैबिनेट होती है, शेडो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, पहले से ये इन इकदाम को वेल प्रिपेयर्ड कर देना चाहिए था। किस्तों में बजट आने का ये जाहिर करता है कि ये वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि ये बार बार कहा गया था कि देखिए एनर्जी प्राइसेस जो हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, ये बहुत बड़ा सोर्स है पूरे डिस्टेबलाइज करने का, ये नहीं किया गया। तो मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक इमरान खान साहब की हुकूमत ने गलत किया था, सब्सिडी रोल बैक की थी और प्रॉपरली एंटिसिपेट नहीं किया था, फिस्कल डेफिसिट में बड़ी मनी प्रिंटिंग करके गवर्नमेंट बोरोइंग को बढ़ा के महंगाई में कंट्रीब्यूट किया था, तो उसके बाद भी ये जो हुआ है पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है इस साल तकरीबन 16% में से ड्रॉप हुआ है, उसमें 10% जो है सिर्फ पिछले 2 महीने में हुआ है। बिल्कुल सर, ज़ाहिर मईशत के प्रॉब्लम है। मैं इस पर आने से पहले खुर्रम हुसैन साहब, आप भी मुसलसल जो इस मईशत के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उस पर लिखते रहे हैं। ये जो बहरान आया है काफ़ी टाइम पहले मैं देख रहा था कि आप बता रहे थे और ये कह रहे थे कि एक स्टॉर्म है जो आने वाला है, ये तूफ़ान मुआशी आने वाला है, और ये तूफ़ान पहले भी पाकिस्तान की मईशतों में जिस तरीके से आए एक्सटर्नल सेक्टर में वो आने वाला है। आपको लग रहा है जो इकदाम हैं ये काफ़ी हैं और दुरुस्त हैं जो आज किए गए और जो अचानक ये टैक्स सुपर टैक्स अनाउंस किया गया? हाँ, मेरे ख्याल में दुरुस्त तो है डेफिनेटली, क्योंकि मजबूरी थी इस किस्म का कोई स्टेप लेना था। जो रेवेन्यू रेज करने की कोशिश कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, और या तो वो गरीब से लेते या वो सैलरीड तबके से लेते। ये वाला टैक्स इन्होंने चॉइस की है कि ये अमीर तबके से और जो खासतौर पे बिग इंडस्ट्री है वहाँ से लेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही थी इनसे। और एक जो देखिए हमारी मईशत ना ऊपर नीचे जितना जाती रही है पिछले 10 साल में, शाहज़ेब मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कांस्टेंट रही है कि अगर आप लिस्टेड कंपनीज की एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी देखें वो हर साल ऊपर ही जाती है, चाहे इकोनॉमी बूम कर रही हो या बस्ट कर रही हो। पिछले 10 सालों में आपको सिर्फ एक साल नजर आएगा जहां पे एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी लिस्टेड कंपनीज की एक्चुअली नीचे गई है, वो 2018 था और वो भी थोड़ी सी नीचे गई है। उसके बाद से जिस तरह से इसने ऊपर जाना शुरू किया है, पिछला साल 2021 में ये रिकॉर्ड हाई 970 अरब रुपए से ज्यादा
प्रॉफिट्स कमाए गए थे और तब हमें बताया जा रहा था मुबारक हो, क्योंकि ये एक निशानी है कि मईशत वापस अपनी पटरी पे आ चुकी है। ऑफ कोर्स ये ऐसी कोई निशानी नहीं थी, ये निशानी सिर्फ ये थी कि इस मुल्क में एक इस टाइप की ग्रोथ पैदा की जा रही थी जिससे अमीर तबका जो है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा था और गरीब तबका जो है वो देख रहा था कि ना उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं उसी हिसाब से, और जो सैलरी तबका है वो ये कह रहा था, और गरीब तबका ये देख रहा था कि उनकी वेजेस जो है वो तो इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर रही थी, यानी कि रियल वेजेस नेगेटिव जा रही थी। तो अब अगर एक ऐसा पॉइंट आया है जहां गवर्नमेंट आके कह रही है कि ठीक है, आप अमीर लोगों ने पिछले सालों में बहुत पैसे कमा लिए हैं, हद से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, तारीख में जितने पैसे कमाए हैं उससे ज्यादा पैसे आपने 2021 में कमा लिए हैं। आज अगर मुल्क में मुश्किल फैसले करने हैं तो आप भी अपना बोझ आप उठाएं, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सच नुक्स निकालने वाली बात है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा इंक्रीज ही करती है, पिछले 10 सालों का आप डेटा निकाल के देख लें। और खुरम साहब जो बातें फिर मिफ्ता इस्माइल साहब साथ में कह रहे हैं, जाहिर है जैसे चीन से खुरम साहब आया $2.3 अरब, मगर उसके बावजूद हमारे रिजर्व्स तो बहुत ही कम है, मगर वो कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल होते ही इंतजाम है कि $21 अरब की बैरूनी अदायगियाँ, $10-12 अरब का अगले साल का करंट अकाउंट खसारा, और $5-6 अरब से हम जो टॉपअप भी कर लेंगे अपने रिजर्व्स को, वो $15-16 अरब पर चले जाएंगे। आपको वाकई लग रहा है कि कोई डिफॉल्ट का खतरा, वो जो श्रीलंका वाली सिचुएशन का खतरा, वो टल चुका है पाकिस्तान से? शासिब, कोई 4 या 6 हफ्ते पहले तक मैं अपनी हर टीवी अपीयरेंसेस में कह रहा था कि खतरा पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के रास्ते पे ज़रूर चल रहा है, और ख़तरा है कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में पहुंच सकता है। आज मैं कह सकता हूँ, इनफैक्ट आज का पिछले 3-4 दिनों से मुझे फीलिंग है कि अब वो ख़तरा रिसीड कर रहा है। आई कांट से कि वी आर आउट ऑफ डेंजर, बट आई कैन डेफिनेटली से कि अब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है और ख़तरे के बजाय अब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मुश्किल फ़ैसले कर लिए गए हैं, अब इन मुश्किल फ़ैसलों की मुश्किल असरात जो आएंगे वो भी बर्दाश्त करने होंगे, स्टेट को भी, अवाम को भी, सनतकारों को भी स्पेशली। एंड लेकिन इन फैसलों की वजह से हम एक तबाही किस्म की सिचुएशन जो है उसको लग रहा है कि अवर्ट करने जा रहे हैं, और उसकी निशानी आपको नजर आ रही है। ये मैं आपको बता दूं, एक्सचेंज रेट में आप देख लें जो मूवमेंट हो रही है वो उसकी एक निशानी है कि फाइनेंशियल मार्केट खुद ये चीज़ अब महसूस कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। यूसुफ साहब, आपको भी लग रहा है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हम, जो खतरा डिफॉल्ट के थे उससे बाहर निकल जाएंगे IMF के प्रोग्राम बहाल होते ही? मेरे ख्याल से मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि खतरा काफ़ी कम होने जा रहा है। वो इसलिए कि IMF के बाद जो है ना सिर्फ दोस्त ममालिक से बल्कि वर्ल्ड बैंक से भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी जो पाइपलाइन में हैं वो भी जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो फंड जो हैं रिलीज होंगे। तो ये कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैं बहुत जिक्र सुनता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो जो है तकरीबन 80% के अराउंड है, श्रीलंका का 120% है। तो जमीन आसमान का फर्क है पाकिस्तान और श्रीलंका की सिचुएशन में। यकीनन हम बड़ी नाजुक पोजीशन में थे और हैं, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका हरगिज नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमी का दारोमदार जो था वो टूरिज्म पे था, वो 90% से कोलैप्स कर गए थे। पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, टेक्सटाइल की खासतौर पे एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो एक तो ऑयल प्राइस की थी और दूसरा हमारा फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम थी, जिसमें बेपनाह हमारा जो मनी क्रिएशन है उसमें इजाफा हुआ था। तो मैं समझता हूं कि अब जो है खतरा कम हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल खतरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये बहुत डिपेंड करेगा कि ऑयल प्राइसेस कैसी चलती हैं, IMF के साथ फाइनली एग्रीमेंट कब होता है और किन फाइनल टर्म्स पे होता है, और दूसरे उसकी कितनी मुद्दत में जो मल्टीलैटरल इदारे हैं वो अपना जो फंड जो है रिलीज करते हैं और देते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें वक्त पर सही तरीके से खुश उसलूबी से होती हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे गिरना मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। जो सबसे अहम बात है वो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है, हमारे रुपए की कदर है, उसमें मैं बेहतरी देख रहा हूं, और उस लिहाज से कुछ जो है तकरीबन पिछले महीने के मुकाबले में, मैंने तो मार्च से पिछले साल अक्टूबर से कहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्राइसिस, लेकिन अब मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत जो है बेहतरी आई है, और इन फैसलों की वजह से
होपफुली पाकिस्तान जो है रुपए की कदर में स्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव होंगे और तो थोड़ा बहुत देयर इज सिल्वर लाइनिंग। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। दोनों का ख्याल है कि कम से कम जो खतरात पैदा हो रहे थे वो ज़रूर कम हो गए हैं, मगर अब भी मौजूद है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। इमरान खान का एक दावा है कि उन्होंने न्यूट्रल्स को एक बात बताई थी, क्या वो बात दुरुस्त थी या नहीं, और वैसे ही होता जैसा वो दावा कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान मुसलसल ये बयानियां बना रहे हैं कि उनके दौर में इदारे आज़ाद थे, अदालतें भी आज़ाद थी, इसलिए नून लीग और इत्तेहादी और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया भी था कि शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के ओपन एंड शट केसेस हैं। उन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बयान का हवाला देकर भी कहा कि उनके बैरून मुल्क अरबों डॉलर्स के असासे हैं, अदालतें आज़ाद हैं। ये जो केसेस हैं, 100 जजेस आ जाने थे और केसेस थे, अदलिया आजाद है पाकिस्तान में, तो अगर जजेस भी आ जाने थे, यहाँ तो आजाद अदलिया है, तो किस चीज का आपको डर है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। पता चला इस साजिश का, और साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। तो जब भी मैं सोचता था ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी? क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपने तैयारी नहीं है, कुछ नहीं किया। मैं आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसको नहीं बना सकते। इमरान खान बार बार ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA केस में हर हाल में सजा होनी थी और उनके बैरून मुल्क अरबों डॉलर्स के असासे हैं और अदालतें आज़ाद हैं। उन्होंने फैसला कर देना था। हम आपके सामने इन्हीं अदालतों के फैसले रख देते हैं जो शहबाज शरीफ पर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क असासों के इल्ज़ाम पर केसेस में सामने आए हैं। साथ ही वो फैसले भी आपके सामने रखेंगे जो उस वक्त की अपोजिशन क़यादत से मुताल्लिक आला अदालतों ने दिए थे, क्योंकि इमरान खान के दावों के बरक्स एक के बाद एक अदालती फैसला उल्टा इन केसेस की मेरिट्स पर सवालात खड़े कर रहा है। हाल ही में लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA के इसी मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर की थी, जिसमें शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है और जिसके हवाले से इमरान खान का दावा है कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें हर हाल में शहबाज शरीफ को सज़ा होनी थी। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि ये बात नोट की गई कि इब्तिदाई तौर पर FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र किया गया, बाद में FIR से कुछ शिकें ख़त्म करके उसे 16 अरब रुपए कर दिया गया। FIR के दूसरे पैराग्राफ में मुश्ताक चीनीवाला के खुफिया लेजर को सबूत के तौर पर पेश किया गया, मगर फिर ये दस्तावेज तहकीकात का हिस्सा नहीं बन सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट को खुलवाने और चलाने के इल्ज़ाम के हवाले से तहकीकाती अफसर ने महज ज़बानी शवाहिद जमा किए, जिसमें मुतनाज़ अकाउंट होल्डर्स और शरीक मुल्ज़िमान के बयानात भी शामिल हैं। शरीक मुल्ज़िमान ने यह दावा किया कि वो इन अकाउंट्स के बेनिफिशरी नहीं हैं और उन्होंने चेकबुक या दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत रमज़ान शुगर मिल की इंतजामिया के दबाव पर किए। इन बयानात के अलावा 66 ऐसे अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए जिनके चेक्स इन मुश्तबा अकाउंट्स में जमा हुए, मगर इनमें से किसी एक ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। जहाँ तक शरीक मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयान का ताल्लुक है, ये एतराफ़ी बयानात पुलिस या FIA के सामने दिए गए। कानून शहादत के आर्टिकल 37 के मुताबिक ये बयानात शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं और ना ही दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि FIA ने 14 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की, मगर 12 दिसंबर 2021 तक ज़िम्मी चालान ही जमा नहीं कराया। FIR के मतन के मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 14 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक ज़ाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया, मगर FIR में उस सियासतदान का नाम तक नहीं लिखा गया जिसने चेक दिया था, और ना ही पैसों की अदायगी के इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा FIR के मतन के मुताबिक मज़कूरा सियासतदान ने तहरीरी बयान नहीं दिया, ना ही उस सियासतदान को गवाह बनाया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक FIA ने अपनी इस कहानी के हक में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रिकॉर्ड किए गए मुबैना तौर पर असलम ज़ेब के बयान का हवाला दिया, जबकि उसी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 55 पर प्रोसिक्यूशन ने खुद इस बयान पर इन्हिसार ही नहीं किया और दलाइल के दौरान FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इस बात को तस्लीम किया। इसके अलावा असलम ज़ेब के बयान के मुताबिक उसने किसी भी तौर पर दरख्वास्त गुजारों यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नामजद नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 मरतबा यानी
18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 को जेल में एफआईए की तहकीकात में शामिल हुए। उस वक्त ये दोनों नैब के केस में गिरफ्तार थे। एफआईए की तहकीकाती टीम के जेल के दौरे के बाद एफआईए की तरफ से 5 महीने तक खामोशी इख्तियार कर ली गई, मगर जब दोनों दरख्वास्त गुजारों को नैब के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया तो एफआईए की तहकीकाती टीम ने कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। बादियुन नजर में इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त गुजारों को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी। बादियुन नजर में ये एफआईए की बदनीयती जाहिर करता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 39 के मुताबिक 100 डिपॉजिटर्स तहकीकात में शामिल हुए, जबकि 64 के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात 67 करोड़ रुपए के डिपॉजिट से मुतालिक हैं, जबकि इल्जाम 16 अरब रुपए का है। उनमें से किसी एक ने भी अपने बयानात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम तक नहीं लिया, हालांकि उनके बयानात रिश्वत, किकबैक्स या कमीशन की तरफ इशारा तक नहीं करते। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात भी नोट की गई कि दरख्वास्त गुजार 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं और उन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का कोई इल्जाम भी नहीं है। 2 या 3 तारीखों के अलावा दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। बादियों नजर में करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी हैसियत के गलत इस्तेमाल, किकबैक्स और कमीशन के इल्जामात को ट्रायल के दौरान मजीद तहकीकात की जरूरत है। इस मौके पर इन इल्जामात के ठोस शवाहिद दस्तयाब नहीं हैं। दोनों दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही इसी तरह के इल्जाम का लाहौर की एहतसाब अदालत में सामना कर रहे हैं। ये तो था एफआईए के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कबल गिरफ्तारी का तफसीली फैसला, जिसमें केस के मेरिट्स पर सवालात उठाए गए हैं। हालांकि इमरान खान बार बार दावा कर रहे हैं कि इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को यकीनन सजा होनी थी और ये बात उन्होंने न्यूट्रल्स को भी बताई थी। मगर इस केस से पहले नैब के मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासाजात केस में भी शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। उस केस का भी इमरान खान हवाला दे रहे हैं और उस केस में 7 माह हिरासत में रखने के बाद अप्रैल 2021 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था और नैब आज तक कुछ साबित नहीं कर सका है। हालांकि शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में 7 माह जेल में रहे। उस वक्त 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जमानत के तफसीली फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लिखा था कि अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी में आज़ादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। शहबाज शरीफ का केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। उनके अकाउंट में टीटीज आने का कोई सबूत नहीं दिया गया और ना ही उनके खानदान के अफराद का उनके जेर किफालत होने का कोई ठोस सबूत फराहम किया गया। नैब के शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को नाकाबिले तरदीद सच के तौर पर नहीं माना जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में 110 गवाहों की बुनियाद पर अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना केस कायम करना है। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए के असासों का इल्जाम तो लगाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई ठोस तफ्तीश ही नहीं की। इसके अलावा खुद नैब ने यह एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स या नाजायज़ रकूम वसूल करने का इल्ज़ाम ही नहीं है, इसलिए नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। इल्ज़ाम साबित करने का सारा बोझ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। इससे पहले फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में जमानत दी थी और यहाँ भी केस के मेरिट्स पर सवालात उठाए गए थे और नैब के किरदार पर तनकीद की गई थी। और फरवरी 2019 के जमानत के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल से जायद रही, मगर नैब कुछ साबित नहीं कर सका। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुताल्लिक नैब और एफआईए दोनों ही के केसेस में जमानत के तफसीली फैसले आपके सामने रखे हैं, जिसमें दोनों इदारों के इल्ज़ामात और उनकी नाकाफ़ी तफ्तीश और शवाहिद से मुताल्लिक संजीदा सवालात उठाए गए हैं। मगर इमरान खान बार बार दावा कर रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केसेस थे और नैब आज़ाद था, अदालतें आज़ाद थीं। मगर इमरान खान कभी पाकिस्तान की अदालतों को आज़ाद कहते हैं, कभी उन पर तनकीद करते हैं, कभी नैब की तारीफ़ करते हैं, कभी बुराई करते हैं, मगर बरतानिया के अदालती और तहकीकाती निज़ाम की वो हमेशा तारीफ़ करते हैं। और उनकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुल्क से बाहर यानी बरतानिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करवाई और वहाँ से भी उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि तहकीकात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम बराह रास्त बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे और उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दोनों के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए और फिर दोनों को क्लीन चिट मिल गई। और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत में बताया कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिससे यह साबित हो सके कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के फ्रीज किए गए अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। ये वो केस था जिसने साबिका हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को धचका पहुंचाया, बदनामी का बाइस बना, क्योंकि इमरान खान बार बार ये दावा कर रहे थे कि उनके अरबों डॉलर्स के शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के बाहर असासे हैं, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। फिर ये खबरें सामने आई कि इस केस के नताइज की वजह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने करीबी लोगों से नाराज़ हो गए हैं और फिर 4 महीने बाद शहजाद अकबर ने बतौर मुशीर एहतसाब इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान NCA से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिलने पर शहजाद अकबर से नाखुश थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये सब होने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ के केसेस का बार बार हवाला दे रहे हैं, बैरून मुल्क अरबों डॉलर्स का दावा कर रहे हैं,
माजी में भी बार बार यह दावा किया गया था कि शहबाज शरीफ के बरतानिया में 85 अरब रुपए के असासे हैं। अब तक जो नैब ने अदालत में तफसीलात पेश की हैं, 85 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हैं। को 85 अरब रुपए की जो जायदाद है जो शहबाज शरीफ साहब की और उनके फैमिली की है बाहर। बहुत संगीन इल्ज़ाम है। 85 से 100 अरब रुपए का ज़ाहिर बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इन्होंने की है तो सारा पैसा वापस भी है, इन्हें पकड़ा भी जाए। मगर ये नंबर आया कहाँ से है एग्जैक्टली? नैब ने बताया है, आपने नैब को बताया है, क्या हुआ है? बिल्कुल, ये 85 अरब से ज़ायद के ही हैं, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें कुछ अमाउंट वो है, और फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के एवज़ आप असासे बनाए जाते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जो असासे बनाए गए उस लॉन्ड्रेड मनी से बनाए गए, जो जिसकी वो सीड मनी थी। तो अगर आप उसमें शरीफ या शहबाज शरीफ फैमिली के एसेट्स देखें तो उनकी तो कीमत 85 अरब से काफ़ी ज़्यादा है। मगर अपनी ही हुकूमत में शहबाज शरीफ को बरतानिया से क्लीन चिट दिलवा दी और अब फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके अलावा बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के हवाले किए तो हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त के मुशीर एहतसाब शराद अकबर से पूछा कि वन हाइट पार्क तो हसन नवाज से खरीदा गया था, तो उनके हवाले से क्यों बरतानवी हुकूमत से राब्ता नहीं करते। हमने ये भी पूछा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से बात करें, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तानी अदालत का फैसला भी मौजूद है। तो शराद अकबर ने जवाब दिया कि वो इस मामले को परसू कर रहे हैं। एवनफील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? अगर आप परसू कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर 190 मिलियन पाउंड का मसला हल हो गया, 4 महीने के अंदर अंदर फ्रीज से सेटलमेंट का मसला और पाकिस्तान को पैसे मिलने का हल हो गया। ये हसन नवाज का क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? जैसे मैंने अर्ज़ की, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि ये ऐसा नहीं है कि हम बाकी मामलात को परसू नहीं कर रहे, हम बिल्कुल परसू कर रहे हैं, लेकिन ये सेटलमेंट का मामला है। अगर किसी दूसरे केस में सेटलमेंट नहीं हो रही और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो केस अलग होगा। तो मुझे इतना बता दें कि कम से कम, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए का हसन और हुसैन नवाज पर लगाया था और 85 अरब रुपए का शहबाज शरीफ पर लगाया था, कम से कम आपने ये लिखा है कि भाई ये इनके नाम है, ये इनके पासपोर्ट नंबर हैं, जरा देख के बता दीजिए कि इनके बैंक अकाउंट्स में कितने बरतानिया में पैसे हैं और इनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इतना भी नहीं बता रहे कि ये सारी चीज़ें हम परसू कर रहे हैं। सारे के सारे एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो दूसरा भी जो ख़ानदान है सुलेमान शहबाज, जिनसे मैंने आज उनकी काफ़ी जिक्र खैर किया, और उनके ऊपर भी है अली इमरान हैं, जिनके ऊपर आज भी मैंने पूछा कि वो कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो पूरा खानवादा वहाँ पे है। तो आपको क्यों लगता है कि हमने ये चीज़ नहीं लिखी? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं है, यानी कि इस कम से कम 190 मिलियन पाउंड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है शरीफ खानदान का, इस वाले 190 मिलियन से। नहीं, इस देखिए, इससे तो कोई, ये तो एक अलग केस है ना, उनके केसेस तो अलग से हैं। दावों के हवाले से हम बार बार शराद अकबर को प्रोग्राम में बुला रहे हैं, मगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी तकरीबन 2.25 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर कुछ नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई थी, मगर बाद में ये सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो गई थी। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जुर्म और सज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि ना तो नैब ने नवाज शरीफ के ज़राए आमदनी का तयन किया, ना फ्लैट्स की मालियत का तयन किया, ना 1993 में फ्लैट्स लेने के लिए मरियम नवाज की तरफ से मावनत का कोई सबूत पेश किया। खुद एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से मुलज़िमान को बरी किया और नैब ने बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया। अक्टूबर 2018 को जारी किए गए तफसीली फैसले के मुताबिक नैब ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों के खिलाफ दलाइल में ज़्यादा सहारा पनामा फैसले का लिया, लेकिन इस हवाले से नैब के पनामा फैसले पर इन्हिसार और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में हम आहंगी नजर नहीं आई। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने अपने तहरीरी फैसले में मजीद लिखा कि हमारी वादी नज़र में ये राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमजोरियों के बाइस मुल्जिमान को दी गई सज़ा और जुर्म ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। हमारी यह गैर हतमी राय एहतसाब अदालत के फैसले का सरसरी जायजा लेने और सेक्शन 426 के तहत सज़ा की मुअत्तली का जायजा लेने के बाद कायम हुई है। ये फैसला जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने तहरीर किया, जिनकी आजकल खुद तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी मोतरिफ है। मगर सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ दौर के कई और ऐसे अदालती फैसले मौजूद हैं जिनमें मुल्क की आला अदालतों ने नैब केसेस में अपोजिशन क़यादत को जमानत दी और अपने फैसलों में नैब की बदनीयती और जानिबदारी को भी अयां किया, क्योंकि नैब के पास अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई ठोस शवाहिद ही नहीं थे।
ये फैसले आज भी तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानी पर सवालिया निशान है। LNG केस में फरवरी 2020 में तकरीबन 7 माह की कैद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी को जमानत पर रिहा किया और अपने फैसले में लिखा कि इस बात में कोई तनाज़ा नहीं है कि इस केस में गैर शफाफियत के इल्ज़ाम ही नहीं हैं। ये बात नोट की गई है कि नैब का ये केस ही नहीं है कि शाहिद खान अब्बासी ने कोई माली फ़ायदा उठाया है। अदालती फैसले के मुताबिक जो केस हमारे सामने मौजूद है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानूनी वजाहतों के बाद हम मुतमईन हैं कि शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी या उन्हें मजीद कैद में रखना ज्यादती सरजद करने के मुतरादिफ होगा। नैब हमें इस बात पर कायल करने में नाकाम हुआ है कि शाहिद खान अब्बासी को मजीद कैद में रखना जरूरी है या ये कि इस मामले में गैर कानूनी फायदा हासिल करने के सबूत हैं। ये नैब की वही गिरफ्तारी थी जिसका क्रेडिट खुद इमरान खान ने अमेरिका में तकरीर करके लिया। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। नैब के इसी केस में शाहिद खान अब्बासी के अलावा मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी 3 महीने तक हिरासत में रहे थे और उन्हें भी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था और आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी को गैर कानूनी तकरीरी के केस में जमानत दी और अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। हम नैब की बदनीयती को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। इसी तरह नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल को दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया और फिर फरवरी 2020 को तकरीबन 2 महीने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और अपने फैसले में लिखा कि ये एक तस्लीम शुदा पोजीशन है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज नारोवाल के लोगों के इस्तेमाल और फायदे के लिए किया गया और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मजाज फोरम्स की तरफ से दी गई और रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज नहीं है और ना ही नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि एहसन इकबाल ने इस प्रोजेक्ट से कोई माली फायदा हासिल किया है। नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से हमें नाकाबिल तरदीद मवाद नहीं दे सके। ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं है जो बादी नजर में यह साबित करती हो कि एहसन इकबाल के पास जुर्म की नीयत भी मौजूद थी और ना ही नैब ने यह इल्जाम लगाया है। एहसन इकबाल के खिलाफ भी अभी तक कुछ साबित नहीं किया जा सका। आज तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि नैब तरामीम करके ख्वाजा साद रफीक के केस को भी फायदा पहुंचाया गया है, मगर ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 15 महीने जेल में रहे और फिर तहरीक इंसाफ ही के दौर में सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का केस जेर समाअत रहा और जब जमानत की मंजूरी का फैसला जारी हुआ तो वहाँ भी यकतरफा एहतसाब की बात की गई और अदालत ने लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक हथियार के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है और ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इल्तवा रहती हैं। इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब के एकतरफा कंडक्ट की निशानदेही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर उसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेज़ी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे हथियार का है जिससे इख्तिलाफ को दबाया जा सके। और फिर जमानत के बाद साद रफीक के खिलाफ भी कुछ साबित नहीं किया गया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ 6 माह तक गिरफ्तार रहे और फिर जून 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि खुद प्रोसिक्यूटर ने भी एतराफ़ किया है कि प्रोसिक्यूशन का ये केस ही नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने किकबैक्स या गैर कानूनी ज़राए से रकम हासिल की, ना ये केस है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया या करप्शन की। अदालत ने मजीद लिखा कि ख्वाजा आसिफ ने तमाम असासे FBI में डिक्लेयर किए और ये एक तस्लीम शुदा पोजीशन है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाया। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और यकीनन सज़ा होगी, मगर उन्हीं के दौर में सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम अदालतों ने नैब और FIA के केसेस के मेरिट्स पर सवालात उठाए।
एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया, एक तरफा करार दिया। मगर इमरान खान फिर भी दावा कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स को बताया था कि ओपन एंड शट केसेस हैं और यकीनी सजा होनी थी, मगर इस हुकूमत को NRO देने के लिए हुकूमत में लाया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान कभी अदालतों और नैब की तारीफ करते हैं तो कभी एहतसाब में नाकामी का मलबा अदालतों और नैब पर डाल देते हैं। हमारा ये जो इंसाफ का सारा निज़ाम है ये पकड़ा नहीं सका। मैंने इतनी कोशिश की इन चोरों के खिलाफ, लेकिन ना नैब हमारे हाथ में, ना अदलिया हमारे कंट्रोल में, हमारे तो कंट्रोल में था कुछ नहीं। मगर इमरान खान ने खुद भी उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ कई अहम तहकीकात का ऐलान किया और बराह रास्त निगरानी का कहा, लेकिन उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चल सका। इमरान खान ने माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कर्जों में बेपनाह इजाफा किया है। फिर उन्होंने जून 2019 में अपने ज़ेर निगरानी तहकीकात के लिए आला सतह का डेट कमीशन बनाने का ऐलान किया। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। मगर फिर इमरान खान इस ऐलान के बाद तकरीबन 3 साल तक हुकूमत में रहे, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, बल्कि उल्टा इमरान खान ने माजी की हुकूमतों के मुकाबले में अपने पौने 4 साल दौर में सबसे ज़्यादा कर्जा ले लिया। जितना कर्जा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में लिया, उससे ज़्यादा कर्जा इमरान खान ने पौने 4 साल में ले लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 10 साल में कर्ज 6,000 अरब रुपए से 24,500 अरब रुपए पर पहुंचा और इमरान खान के पौने 4 साल में 44,400 अरब तक पहुंच गया। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क पर कर्ज में 10 साल में 18,500 अरब रुपए का इजाफा किया, जिस पर इमरान खान ने तहकीकात का ऐलान किया। मगर इमरान खान ने पौने 4 साल में खुद 19,500 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। इसी तरह इमरान खान ने सितंबर 2021 को नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत पर सड़कों के महंगे प्रोजेक्ट्स तामीर करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मैंने FIA को और अपनी टीम को तहकीकात पर लगाया हुआ है। अगर हम इसी रेट पे सड़कें बनाते जो आज बना रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा बचता और सड़कें बनाने में। असल में ये नुकसान होता है कौम को, जब करप्ट लोग आते हैं तो वो असल में कौम का पैसा चोरी करते हैं। और ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए। आपको सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो तो सारा तो वेबसाइट पे है। मैंने FIA को ये पूरा मैंडेट दिया हुआ है कि इसकी पूरी अब तफ्तीश करें, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है, किसने इतना ज्यादा पैसा बनाया है। मगर इन तहकीकात का भी कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। इसके अलावा हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत ने बिजली के महंगे कारखाने लगाए हैं और उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पावर प्लांट्स के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। मगर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहाँ हैं और इसमें क्या बातें सामने आई, आज तक कुछ सामने नहीं आ सका। यानी इमरान खान अपोजिशन पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो ना नैब ने साबित किए, ना खुद इमरान खान अपनी सरबराही में कराई गई इंक्वायरी में साबित करा पाए, ना FIA से साबित करा पाए। अदालत ने केसेस की मेरिट्स पर सवालात उठाए और आज इमरान खान कह रहे हैं कि इन केसेस में यकीनी सजाएं होने वाली थी। इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बुलाया। शहजाद अकबर साहब को बार बार बुला रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं हो रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहां लापता अफराद का मसला एक संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस गैर इंसानी अमल से मुताल्लिक पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में दरख्वास्तों का अंबार है। आए रोज़ किसी न किसी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी अपनी दरख्वास्त लेकर किसी न किसी अदालत के सामने खड़े होते हैं। मामला इस हद तक संगीन है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे अहम अदालतों में से एक अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस सुन रही है और मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान जबरी गुमशुदगियों को बुनियादी हुकूक के खिलाफ एक संगीन जुर्म करार दे चुकी है। रियासती इदारों पर बरहमी का इजहार कर चुकी है, बार बार कर चुकी है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त रिमार्क्स दे चुकी है। मगर इसके बावजूद आए रोज़ कोई ना कोई शख्स लापता हो रहा है। किसी की किस्मत अच्छी हो तो वो बाजियाब हो जाता है और पूरी ज़िंदगी जहनी अजियत में गुजार देता है। उसके अहले खाना का भी यही हाल होता है, मगर कुछ की तो खबर तक नहीं आती। ये तक पता नहीं चलता कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। और अहले खाना कभी किसी के दफ्तर जाते हैं, कभी किसी इदारे से इस्तदा करते हैं और कभी कोई दरवाज़ा खटखटाते हैं कि उनके अजीज़ों ने अगर कोई जुर्म किया है तो अदालतों में पेश कर दिया जाए और अगर गिरफ्तार करना है तो पहले मुकदमा बनाया जाए, वारंट जारी किए जाएँ।
और फिर गिरफ्तारी के बाद जुर्म साबित किया जाए और सज़ा दी जाए। यानी पाकिस्तान के शहरी बस ये मुतालबा कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत हमारे अजीज़ों को ट्रीट किया जाए, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती और लोग लापता होते चले जाते हैं। आज भी कराची के इलाके क्लिफ्टन से मुतादिद मीडिया चैनल से वाबस्ता रहने वाले और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान को लापता कर दिया गया है। अरसलान खान की अहलिया ने इस हवाले से तफसीलात भी बताई और मुतालिका इदारों से दरख्वास्त की कि इस मसले को देखें और हमारी मदद करें। मैं अरसलान खान की वाइफ हूँ और मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहती हूँ कि कल रात पिछली रात 4:30 बजे हमारे घर में रेंजर्स के एहलकार 14 या 15 की तादाद में अंदर दाखिल हुए हैं, जिनके हाथ में AK-47 थी, जो उन्होंने हमारे ऊपर डाली। अरसलान को बगैर किसी जुर्म और बगैर किसी गुनाह के वो अपने साथ ले गए, मेरे और मेरे बच्चों के मौजूदगी में, और मेरे इसरार करने पर कि आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा और इसका जुर्म क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे डिटेन कर रहे हैं और इनका जुर्म ये है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से इस चीज़ की अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि इस मसले को देखें और इसमें हमारी मदद करें। आयशा अरसलान ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि जो एहलकार घर में दाखिल हुए उन सब के चेहरों पर सियाह नकाब थे और उन्होंने अरसलान को कहा कि तुम रियासत के खिलाफ लिखते हो, तुमने परेशान करके रखा है, पाकिस्तान में रहते हो और यहाँ रहकर ये सब करते हो। जिसके बाद अरसलान ने जवाब दिया कि मैं कानून की पैरवी करता हूँ, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। आयशा के मुताबिक एहलकार ने अरसलान का मोबाइल फ़ोन ले लिया, उसके बाद बेटी का फ़ोन भी ले लिया और पूछा कि लैपटॉप कहाँ है, क्या असलहा तो नहीं है, और उन्हें बताया गया कि कोई असलहा नहीं है। आयशा अरसलान के मुताबिक इस पूछगछ के बाद एहलकार अरसलान को अपने साथ नीचे ले गए, जहां कंपाउंड में एक गाड़ी आई जिसमें सिविल ड्रेस में एहलकार बैठे थे और अरसलान को साथ बिठाया, जबकि बाकी एहलकार अपनी सिक्योरिटी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि रेंजर्स एहलकार की मौजूदगी में अरसलान खान को लापता किया गया है। इस हवाले से हमने रेंजर्स के तर्जुमान से रब्ता किया और उनसे अरसलान खान की अहलिया के हवाले से मुताल्लिक सवाल किया कि अरसलान खान को मुबैना तौर पर आज उनके घर से रेंजर्स उठा कर ले गए हैं, और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये बता दें कि किस कानून के तहत रेंजर्स ने ये इक़दाम उठाया और इस वक्त अरसलान खान कहाँ हैं। आप हमारे शो में आकर भी रेंजर्स का मौक़िफ़ दे सकते हैं। मगर हमारे पैगाम का रेंजर्स के तर्जुमान ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जियो न्यूज़ के मुताबिक रेंजर्स तर्जुमान का कहना है कि अरसलान खान उनकी तहवील में नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस हवाले से लाइल्मी का इज़हार कर रही है और कह रही है कि अरसलान खान पुलिस की तहवील में नहीं है, जबकि अरसलान खान के अहलखाना का दावा है कि रेंजर्स एहलकार अरसलान खान की गिरफ्तारी के वक्त मौजूद थे। इस वक्त सहाफ़ी, समाजी कारकुन और आलमी इदारे अरसलान खान की गुमशुदगी की मजम्मत कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने इस हवाले से बयान जारी किया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को रात 4:30 बजे सहाफ़ी अरसलान खान के उनके घर से अगवा पर शदीद तशवीश है। मुखालिफ आवाज़ को सज़ा देने के लिए अपने प्यारों से जुदा किए जाने का नापसंदीदा अमल ख़त्म किया जाए। जबकि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अरसलान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि अरसलान खान की गिरफ्तारी आज़ादी इज़हार राय की संगीन खिलाफवर्जी है। अरबाब इख्तिदार और इख्तियार अरसलान खान की गिरफ्तारी का नोटिस लें और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जबरन उठाए गए अरसलान साहिब की अहलिया का वीडियो पैगाम सुना। उन्हें यह बताया गया कि ये सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। बोलना और लिखना जुर्म नहीं, जुर्म किसी शहरी को ज़बरदस्ती अगवा और गुमशुदा करना है। अरसलान खान को रिहा करो। अब तक अरसलान खान रिहा नहीं हुए हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमेटियाँ बनती हैं, कमीशंस बनते हैं, अदालतें लगती हैं, मगर कोई मसबत नतीजा नहीं निकलता। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखिए कि 2011 में मिसिंग पर्सनस पर एक कमीशन बना और नैब के साबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को इसका सरबराह लगाया गया था। गुज़िश्ता 11 साल से जावेद इकबाल इस कमीशन के सरबराह हैं और कल लापता अफराद के एक केस से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में मिसिंग पर्सनस के कमीशन को कौमी खजाने पर बोझ करार दिया है और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि मौजूदा हालात में ये कमीशन अपने वजूद का जवाब फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि कमीशन ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए उनकी पैरवी ना करने पर कमीशन ने कोई इकदाम नहीं उठाए। ये कमीशन इस हवाले से वजाहत दे और ये अदालत लापता अफराद के इन खदशात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती जो कमीशन की तरफ से उनके साथ सलूक रवा रखने से मुताल्लिक हैं। ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि ये कमीशन अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। यानी ये मिसिंग पर्सनस कमीशन की हालत है जो गुज़िश्ता 11 सालों से काम कर रहा है, एक ही सरबराह के नीचे काम कर रहा है, जिसका नाम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल है। जिस मुल्क में इस किस्म का अलमिया हो तो लोग इंसाफ के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दें, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के अरबाब इख्तियार भी कभी ना कभी तो सोचेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।